हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाय एडिंग सफिक्स एंस। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब होता है स्वीकारोक्ति। ठीक है, स्वीकारोक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है? राइट होने वाला है। सफिक्स जो लगता है, देखिए सफिक्स जो लगता है वो बाद में लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लगा है ए एन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल प्रीपोजिशन। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है? ही इज सिटिंग डॉट डॉट अ ट्री। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। यानी ही इज सिटिंग अंडर अ ट्री। क्या हो जाएगा? ही इज सिटिंग अंडर अ ट्री। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होने वाला है? राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन अल्फ़ाबेट कंटेंस हाउ मेनी लेटर्स। तो थ्री का हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन 26। तो देखिए एन अल्फ़ाबेट कंटेंस 26 लेटर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे है दी प्रिजनर। ठीक है, ब्रोक, ब्रोक लॉस, ब्रोक लूज फ्रॉम दी जेल, फ्रॉम दी जेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, फोर है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज और आर इंडोर गेम्स। तो फोर का होगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ द एबव आर इंडोर गेम्स। लूडो, कैरम, चेस, ये सभी क्या है? तो ये सभी है इंडोर गेम्स, इसीलिए मोर देन वन ऑफ द एबव यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जो है दे दिया गया है, कहता है कि इन द फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन deleted. Fill in the blanks with the help of the alternative given. Select the most appropriate option for each blank. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है कि 80 merchants of London came together in the year 1600 the East India Company. अब यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ पे है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फर्स्ट। तो देखिए फाइव का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टू फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा टू फॉर्म, टू फॉर्म। ठीक है, यानी इन द ईयर 1600 टू फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यानी 1600 ईस्वी में 80 व्यापारी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन के उद्देश्य से आए थे। ठीक है, और उन्होंने ठीक है, उद्देश्य बताने के लिए यहाँ पे इन्फिनिटिव फॉर्म का जो है यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू फॉर्म, टू प्लस फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, फिर कहता है दे वांटेड टू इंटर डॉट डॉट बिजनेस विद इंडियन traders in the field of textile and space। अब यहाँ पे देखिए, तो दूसरा में यदि आप गौर करेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा में जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर। क्योंकि यहाँ पे देखिए वर इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे है दे। ठीक है, तो दे वांटेड टू इंटर, दे वांटेड टू इंटर वर। ठीक है, तो दे के साथ प्लुरल वर्ब वर का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे दे है तो क्या हो जाएगा? तो दे वांटेड टू इंटर वर बिजनेस विद इंडियन ट्रेडर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फिर है कि दे, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है कि दे डॉट डॉट इंस्पायर्ड बाय दी प्रोड्यूस एंड दी डच वर। देखिए डच हुवर। तो यहाँ पे देखिए तीन यानी सेवन में देखिए, सेवन की यदि बात करें तो सेवन में हो जाएगा ए ऑप्शन, कैरी ऑन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कैरी ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा आपको कैरी ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको होने वाला है कैरी ऑन। तो देखिए ट्रेड कार्य जो है गठन, पाठन आदि को जारी करने के लिए फ्रेजल वर्ब यानी कैरी ऑन। ठीक है,
कैरी ऑन का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो दे कैरी ऑन इंस्पायर्ड हो जाएगा, दे कैरी ऑन इंस्पायर्ड। ठीक, नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है हु वर डॉट डॉट अ जो है फ्लरिशिंग फ्लरिशिंग ट्रेड इन। तो फोर में देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, फोर में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रॉफिट्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा हु वर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 8 में प्रॉफिट। तो देखिए व्यापार में लाभ कमाने के लिए के अर्थ में यहाँ पे प्रॉफिट्स, ठीक है, प्रॉफिट्स जो है प्रॉफिट्स शब्द का यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर, आप देखिए ये 9, यहाँ से हिंदी शुरू होता है, हिंदी है, निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो 9 का होगा सी ऑप्शन, यानी वह रोने लगा। वह रोने लगा वाक्य में आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। तो जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जिस संयुक्त क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट कहता तुम्हारा विश्वास में नहीं, क्या है कि तुम्हारा विश्वास में नहीं करूँगा, कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या बताएं। 10 का सी ऑप्शन 3। तो देखिए यहाँ पे तुम्हारा विश्वास में नहीं करूँगा तो कौन करेगा। इस वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या 3 है। एक तो आपको तुम्हारा है, ठीक है, उसके बाद मैं है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, तो 3 सर्वनाम है। कहता वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या 11 है। ठीक है, और उपरोक्त वाक्य में तुम्हारा पुरुषवाचक, ठीक है, तुम्हारा पुरुषवाचक सर्वनाम, में पुरुषवाचक सर्वनाम और कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम शामिल है। नेक्स्ट है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उस क्रिया को क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जो है प्रश्न था, ठीक है, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। तो देखिए 12 का होगा सी ऑप्शन, क्या। तो क्या जो है प्रश्नार्थक निपात है। ठीक है, कहता क्या, क्यों आदि जैसे प्रश्नबोधक शब्द जो है प्रश्नार्थक निपात का उदाहरण है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो याद रखना है क्या, क्यों, ये सब जो है प्रश्नार्थक निपात है। नेक्स्ट 13 नंबर है संकेतवाचक अव्यय का वाक्य है। तो 13 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, संकेतवाचक अव्यय का वाक्य। तो यह गिलास, देखिए यह गिलास आधा भरा है, यह वाक्य संकेतवाचक अव्यय का उदाहरण है। जिस क्रिया में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उसे उस वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। 14 का होगा सी ऑप्शन, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। तो देखिए किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए किया जाता है। जिस व्यंजन के बाद हलंत का चिन्ह लगा होता है उस व्यंजन में छिपा हुआ है औ, ठीक है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है कि सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है। 15 का ए ऑप्शन, यह पुस्तक मेरी है वह तुम्हारी है। ठीक है, तो 15 का होगा ए ऑप्शन। तो सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है कि यह पुस्तक मेरी है और अब तुम्हारी है। ऐसा सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाते हैं उन शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पे वो सर्वनामिक विशेषण है कि यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। ठीक है, और वह तुम्हारी। नेक्स्ट है
कि निर्गुण कवियों में सर्वाधिक जो शिक्षित संत इनमें कौन है? तो 16 का होगा ए, सुंदरदास। तो निर्गुण कवियों में सर्वाधिक जो है शिक्षित संत जो है सुंदरदास थे। सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी को जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी धौसा नगर से एक जो है खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ था। फिर है कि ये प्रसिद्ध संत दादू क्याल के शिष्य थे। दादू दयाल ने ही इनके रूप से प्रभावित होकर जो है इनका नाम सुंदर रखा था। सुंदरदास की छोटी बड़ी जो है कुल 42 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनमें जो है ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, सुख समाधि, स्वप्न प्रबोध आदि हैं। ठीक है, दादू दयाल हिंदी के भक्ति काल में जो ज्ञान प्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि थे। उन्होंने 52 जो है पटश्री थे। ठीक है, जिनमें गरीबदास, ठीक है, रज और जो है बखना मुख्य थे। दादू के नाम से दादू पंथ चल पड़ा। ठीक है, ये अत्यधिक दयालु थे। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सा शब्द जो है अर्घ का अनेकार्थी है? ठीक है, तो 17 का होगा ए ऑप्शन, इंद्र। तो देखिए इंद्र अर्घ का जो है अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द यदि देखें तो जैसे विष्णु का होगा ईश्वर, अंतहीन, शेषनाग। चंद्रमा का होगा चांद, हिमांशु और सुधांशु। ठीक है, और देवता का होगा सूर्य, देवता का हो जाएगा सूर्य। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपको अजय, अजर, अमर। देवता का सूर्य, अजर, अमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। कहता कि यथा शक्ति में कौन सा समास है? यथा शक्ति में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अव्ययी भाव। यथा शक्ति में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव जिसका पहला पद अव्यय और दूसरा पद प्रायः संज्ञा हो तथा समस्त पद भी अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, नियम के अनुसार नियमानुसार। ठीक है, नियम के अनुसार नियमानुसार, जन्म से लेकर आजन्म, आँखों के सामने, प्रत्यक्ष, कर्मधारी। तो जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। ठीक है, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, जैसे उपमेय और उपमान से मिलकर भी कर्मधारी बनता है। जैसे नील प्लस अंबर, नीलांबर। ठीक है, विशेषण विशेष्य। नेक्स्ट कहता है विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ए ऑप्शन। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण, मनोहर एक होनहार लड़का है। मनोहर जो है एक होनहार लड़का है, तो यहाँ होनहार विशेषण है और लड़का विशेष्य है। ठीक है, तो देखिए विशेषण के जो है भेद है। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है परिमाणवाचक, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट 20 है कि बालक खेल चुका है। इस वाक्य में कौन सा काल है? 20 का ई ऑप्शन। तो देखिए बालक खेल चुका है, यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है, पूर्ण वर्तमान जो कार्य कभी कभी हाल फिलहाल जो है खत्म हुआ हो, ठीक है, वह जो है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बालक खेल चुका है, तो ये हो जाएगा कि बालक खेल चुका है, यह जो है वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। पूर्ण वर्तमान जो कार्य कभी, ठीक है, जो कार्य अभी अभी हाल फिलहाल खत्म हुआ हो। ठीक है, उसके बाद है देखिए पहचान है कि वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, आ है, शब्द आते हैं। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान तो क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध होता है कि कार्य अभी चल रहा है। ठीक है, अर्थात समाप्त नहीं हुआ है। उदाहरण, बच्चा रो रहा है, यह अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल, तो सामान्य वर्तमान काल वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है का प्रयोग होता है, जिससे राम बाजार जाता है, यह है सामान्य वर्तमान। नेक्स्ट इनमें यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा जो उदाहरण सही है? 21 का बी ऑप्शन, ऐसा आदमी नहीं देखा। ठीक है, तो ऐसा आदमी नहीं देखा सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। सार्वनामिक विशेषण पुरुषवाचक सर्वनाम एवं निजवाचक सर्वनाम में तू आपको छोड़कर अन्य जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले, ठीक है, आकर विशेषण का कार्य करता है। जैसे
यह दुकान अच्छी है, वह बस काली है। सर्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, एक तो मूल सर्वनाम यह, वह, कोई आदि, यौगिक सर्वनाम जैसा, कैसा, ऐसा आदि। 22 नंबर देखिए, 22 है कि किसका जो उच्चारण स्थान दंत है, बी ऑप्शन नौ। तो देखिए नौ का उच्चारण स्थान दंत है, दंत। तो दंत जिन वर्णों का उच्चारण दांत और जीभ के स्पर्श से होता है, जैसे त, थ, द, ध, न, जैसे ये हो जाएगा तवर्ग, ल और स। ठीक है। कंठ जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और जिह्वा के निचले भाग के स्पर्श से होता है, जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, र, कवर्ग हो गया। और विसर्ग तालव्य हो गया जिन वर्णों का उच्चारण तालु और जिह्वा के स्पर्श से होता है, तालु, जैसे ई। ठीक है। तालु, ई, हर्ष ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, चवर्ग हो गया। और य तालव सु। नेक्स्ट 23 नंबर है कि चिर का विलोम शब्द क्या है, ए ऑप्शन नवीन। तो चिर का विलोम शब्द है नवीन। चिर शब्द का अर्थ है सदा, हमेशा, जो बहुत दिनों से हो। नवीन शब्द का अर्थ है नया, नूतन। ठीक है। स्थिर, स्थिर का विलोम शब्द क्या है, अस्थिर। ठीक है। अचल का विलोम शब्द है चल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण, 24 का। तो 24 का होगा सी ऑप्शन, यानी 2 किलो घी। ठीक है। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है 2 किलो घी। ठीक है। विशेषण तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हूँ उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के प्रमुख भेद हैं गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं, एक तो निश्चित परिमाण और होता अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण विशेषण के उदाहरण है कि 10 किलो घी, 5 क्विंटल धान। ठीक है। तो ये हो गया निश्चित। नेक्स्ट देखिए, कहता सोना, धतुरा, गेहूँ, प्लास अनेकार्थी शब्द के लिए कौन सा एक शब्द क्या है, तो 25 का होगा सी ऑप्शन, कनक। तो देखिए सोना, धतुरा, गेहूँ, प्लास, इन शब्दों के अनेकार्थी शब्द के लिए एक शब्द है कनक। कनक का अर्थ होता है सोना तथा धतुरा। ठीक है। और निम्न दोहे में जो है देखा जा सकता है, जैसे देखिए कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय, नर वा पाए बौराय। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह पंडित का पर्यायवाची है, 26 का सी ऑप्शन। तो कोविद, मनीषी, प्राज्ञ और विचक्षण। ठीक है। तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन। तो पंडित का पर्यायवाची शब्द समूह है कोविद, ठीक है, मनीषी, प्राज्ञ एवं जो विचक्षण। तो ये क्या है आपको, ये है आपको पंडित का पर्यायवाची। ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए 27 से 30 तक आ रहा है आपको। यहाँ पे गद्यांश है कि पूर्वजों ने यदि एक तरफ हमें अनेक जो सांस्कृतिक उत्तरदायित्व विरासत में दिए हैं, तो दूसरी तरफ जो है अनेक जीवन मूल्यों की रक्षा का जो है दायित्व भी सौंपा है। यदि हम अधिकारों पर जो हक जताएं और कर्तव्यों की अवहेलना करें तो समाज में अमानवीय प्रवृत्तियों का बोलबाला हो जाएगा। अधिकारों पर अधिकार तभी शोभा देगा जब कर्तव्यों के प्रति कर्तव्य भी पालन की जाएगी। जीवन मूल्य जो है किसी भी समाज की नींव की ईंट है, समाज का मेरुदंड, समाज का आदर्श। हम जीवन मूल्यों में जो है अनास्था का अर्थ है इनका ह्रास, पतन, नैतिकता की गिरावट, इनके गिरने का अर्थ है समाज की नींव हिलना। यदि समाज का अस्तित्व मिटा तो शक्ति का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन मूल्यों के बारे में क्या सच नहीं है, बी ऑप्शन, समाज का अधिकार। ठीक है। क्या है, समाज का अधिकार। नेक्स्ट तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि समाज में अमानवीय प्रवृत्तियों का बोलबाला अब कब हो जाता है, 28 का सी ऑप्शन। तो जब हम अधिकार और कर्तव्य दोनों की अवहेलना करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि अनास्था शब्द का विलोमार्थी शब्द है, 29 का सी, आस्था। अनास्था शब्द का विलोमार्थी शब्द है आस्था।
ठीक है। अस्तित्व यानी ईश्वर में विश्वास, ठीक है। आस्तिक जो होता है, आस्तिक ईश्वर में विश्वास रखने वाला का विलोम शब्द होगा नास्तिक, यानी जिसे ईश्वर में विश्वास न हो, ठीक है। उसके बाद धर्मी का विलोम शब्द होगा अधर्मी, कर्मठ का विलोम होगा आलसी। 30 है कि मनुष्य का अस्तित्व कब खतरे में पड़ सकता है। 30 का ए ऑप्शन, जीवन मूल्यों की अवहेलना होने पर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।